आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है भारतीय संस्कृति, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, आपके बोर्ड के पेपर में गद्यांश के नीचे 3 ही प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न नहीं रहेंगे। यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। यदि आपके बोर्ड के पेपर में ये प्रश्न पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, और यदि ये पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, कोई 3 ही पूछेगा और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ कि किसी भी पाठ को आप कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़िए, जिससे कि जैसे ही आप गद्यांश को पढ़ें आपको उस गद्यांश के शीर्षक का नाम, यानी जिसको हम लोग पाठ भी बोलते हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम मालूम हो जाए। तो हम लोगों को इस पाठ का नाम मालूम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम भी मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और कम से कम आप 2 लाइन ज़रूर छोड़ दीजिएगा। देखिए, प्रश्नोत्तर के नीचे पहली बार आप कम से कम 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, उसके बाद अलग अलग जगह चाहे आप एक ही लाइन छोड़िए, लेकिन पहली बार आप 2 लाइन ज़रूर छोड़िए, ठीक है। 2 लाइन छोड़ने के बाद आप संकेत लिखेंगे। देखिए, संकेत में हम लोग जो गद्यांश हल करते हैं उसके शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में 2 गद्यांश दिए होते हैं, उनमें से कोई एक आपको हल करना होता है। तो जब कॉपी जांचने वाला इसको पढ़ता है तो वो जान जाता है कि 2 में से बच्चे ने कौन सा हल किया है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप संकेत भी ज़रूर लिखिए, ठीक है। अब संकेत लिखने के बाद आप 1 लाइन फिर छोड़ दीजिए और नंबर डाल दीजिए। देखिए, ये तो आपका मुख्य नंबर हो गया, ये आपका उप नंबर हो गया। आप देख लीजिए कि प्रश्न के आगे इसी तरह से रोमन में लिखा है या अ ब स लिखा है, जो भी है आप लिख दीजिए। और उसके बाद आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम भारतीय संस्कृति तथा लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पूर्ण विराम लगा देंगे और ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है कि शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे और काले रंग की पेन से लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग गद्यांश में पूरी लाइन में ही रेखा खींची हुई है। देखिए, यहाँ से शुरू है रेखा और इस तरह से सभी लाइन के नीचे हम लोगों को लगभग रेखा दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा है, इसी की व्याख्या हमको लिखनी है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो जो भारत में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उनको एक नदी मान लिया है और कहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती हैं, उनके बहने के रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में शुद्ध शीतल जल बहता है। और जब सभी नदियों का जल आपस में मिलता है तो विशाल सागर का निर्माण होता है। उसी तरह से
भारत में अनेक जात के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा बोली के लोग हैं, लेकिन सभी में एक ही चीज़ बहता है और वो है एकता। यानी सभी में एकता रूपी जल बहता है। और वो कहते हैं कि ये एकता रूपी जल जो है आज खत्म हो रहा है। जो हमारे देश के कुछ भ्रष्ट नेता हैं, जो धार्मिक कट्टर लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं, जो जात के नाम पर लोगों को सताते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी एकता को ख़त्म कर रहे हैं। यही बातें इसमें कही गई हैं। कैसे कही गई हैं, चलिए देखिए। तो लेखक कहते हैं, आज हम इसी निर्मल यानी जो भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों में एकता विद्यमान है, इसी निर्मल शुद्ध शीतल, यहाँ पे जल की जगह आप एकता रखिएगा, ठीक है, शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है। बात को समझिए। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नदियाँ अलग अलग जगह से निकलती हैं, लेकिन सब में जल ही बहता है, शुद्ध शीतल जल बहता है, उसी तरह से भारत में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, बोली की जो लोग हैं, जो नदियां हैं, उनमें एक ही शीतल जल बहता है, वो एकता का शीतल जल बहता है। और उसके एक होने पर जब ये सभी एकता के जल एक होते हैं तो विशाल भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। कहते हैं और ये जो एकता का अमृत जल है ये समाप्त हो गया है। आज के नेताओं के कारण, आज के धार्मिक कट्टर लोगों के कारण, आज के जो जातिवाद मानने वाले लोग हैं उनके कारण ये हमारा अमृत समाप्त हो गया है और हम इसी की तलाश में भटक रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा, देखिए इच्छा और अभिलाषा दोनों एक ही है। हमारी इच्छा और अभिलाषा और हमारा प्रयत्न यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। यानी लेखक के कहने का मतलब है कि जैसे पहले हमारे भारत में अनेक 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 जात के लोग, धर्म के लोग, अनेक भाषा बोली के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, एक साथ रहते थे और मिल करके एक विशाल भारतीय संस्कृति का निर्माण करते थे। मेरी इच्छा अब भी वही है कि लोग अब भी वैसे ही रहें और अब भी जो है अलग अलग होते हुए भी सब नदियों के समान मिलकर के भारतीय संस्कृति का निर्माण करें। आगे कहते हैं, और इनको वह अमर तत्व देता रहे, और जो ये एकता की भावना है ये इसको अमर तत्व देता रहे, इनको स्थायी बनाए रखे, इनको मजबूत बनाए रखे। आगे कहते हैं, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो थपेड़ों, देखिए यहाँ पे थपेड़ों का मतलब धक्का, यहाँ पर बात को समझिए। लेखक ये कह रहे हैं कि हमारे भारत पर समय समय पर अनेक विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी यूनानी आए, अनेक लोग आए, आक्रमण किया, लेकिन कोई भी भारतीय संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाया, कोई भी भारतीय सभ्यता को समाप्त नहीं कर पाया। वो अब भी हमें बचाए हुए है, अब भी हमारे अस्तित्व को बचाए हुए है और लेखक कहते हैं कि वो आगे भी हमें बचाए रखेगी। कब? जब हमारी एकता की भावना फिर से स्थापित हो जाएगी, हम सारे लोग अलग होते हुए भी एक बन जाएंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेगी और हम भी बचे रहेंगे। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। कवि इकबाल क्या कहते हैं, देखिए कवि इकबाल जी कहते हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी कुल मिलाकर के इन पंक्तियों का मतलब है कि सदियों से ये संसार हमारा दुश्मन रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण करता रहा है, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ तो बात ज़रूर है कि हमारी हस्ती कभी भी मिटी नहीं, अभी तक हमारा नाम, हमारी संस्कृति बची हुई है। तो यही बात इकबाल कहते हैं। देखिए मैंने जितनी बात आपको बताई इसको आप अपने शब्दों में जोड़ तोड़ के लिख दीजिए। जो भूल जाए तो भी मत घबराइए, भुलाने दीजिए, जितना याद रहे उतना ही लिख दीजिए। लेकिन मैंने कैसे इन बातों को लिखा है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जब आपका पहला उत्तर पूरा हो जाए तो फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे, नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। और देखिए मैंने जैसे बोला है वही लिखा है।
प्रस्तुत रेखांकित अंश में, अंश भूल गए हैं तो लिख लीजिएगा, प्रस्तुत रेखांकित अंश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, आपको भी जोड़ना है। अब व्याख्या है, कहते हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली जाति, धर्म, भाषा रूपी भिन्न भिन्न नदियों में एकता रूपी अमृत जल बह रहा है, किंतु आज यह एकता रूपी अमृत जल राजनैतिक स्वार्थ यानी भ्रष्ट नेताओं के कारण, आतंकवाद के कारण, आतंकवादियों के कारण और धार्मिक कट्टरता के कारण कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन कुछ धार्मिक कट्टर लोग ऐसे हैं कि अपने धर्म की ही बात करते हैं, जिसके कारण कहते हैं के कारण ये जो हमारा एकता रूपी अमृत जल है वो खो गया है। आज हम उसी अमृत तत्व की, अमृत तत्व मतलब एकता की तलाश में हैं। आगे लेखक कहता है कि हमारी इच्छा और प्रयास यही है कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा रूपी नदियों में वह एकता रूपी अमृत जल बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो संसार के अनेकों धक्कों को सहन करता हुआ हमारी सत्ता को बनाए हुए है और आगे भी बनाए रखेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है। तो देखिए, आपने अगर व्याख्या सुनी होगी ढंग से तो मैंने बताया है कि लेखक कहता है कि हमारी इच्छा यही है कि जो हमारे अंदर एकता रूपी अमृत तत्व बह रहा है, जो भिन्न भिन्न जाति, धर्म, भाषा रूपी नदियों में एकता रूपी अमृत जल बह रहा है, वो हमेशा ऐसे ही बहता रहे। लेकिन लिखना कैसे है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, जब आपका दूसरा प्रश्न खत्म हो जाए तो फिर 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे। आपके पेपर में ये नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, आप लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न यह है कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म और भाषा रूपी नदियों में बहने वाला एकता रूपी अमृत जल हमेशा बहता रहे, ठीक है। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो देखिए, हमने बताया आपको कि जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, यही हमारे अस्तित्व को बचाए हुए है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे, हमारे अस्तित्व को भारतीय संस्कृति की एकता रूपी अमृत तत्व ने कायम रखे हुए है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा।